हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज साउंड एंड सेफ। तो चलिए आज हम एक नया स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो एज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड सजेस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम ऑडिट करने जाते हैं, तो जो भी हम वर्किंग पेपर्स बनाते हैं ऑडिट करने के दौरान, तो उसको हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, किससे हमें शेयर करना है, किससे हमें शेयर नहीं करना है, हमें कब बनाना है, कब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। जिसमें पहला है मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड हो गया हमारा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एज पर SA 230। फोर्थ हो गया हमारा एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर्स एंड थर्ड पार्टीज। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑडिटर्स राइट टू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स। तो जब वो हमारा ऐसे 600 सीरीज में आता है ब्रांच ऑडिटर वाला पार्ट, वो भी हम उसका भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये 5 टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान्ड, परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स गिवन बाय द ऑडिटर। तो जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम क्या क्या उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमें क्या क्या एविडेंस मिला, क्या क्या हमने कंक्लूड किया फाइनली उससे, वो सब का हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर हमारे 9 पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे से हैं, तो जल्दी से उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। तो जो भी साइज एंटिटी का होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ एंटिटी, की किस टाइप का बिजनेस है एंटिटी का, उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि हमें कैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपना करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन एंटिटी, कौन से लॉज उसमें लग रहे हैं, कौन से वो फॉलो कर रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स उसमें हमें यूज करने चाहिए जिससे कि वो हमारा प्रॉपर हो जाए। नेक्स्ट हमारा हो गया आइडेंटिफाइड RMM। RMM इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो हम ये आइडेंटिफाई जो भी हम करेंगे कि किसमें हमें ज़्यादा रिस्क मिला एंटिटी के, किस पोर्शन में, किस एरिया में, वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हो गया इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। किस इंडस्ट्री में एंटिटी ऑपरेट कर रही है वो हम देखेंगे एंड वो सब हम नोट डाउन करेंगे। फिर हो गया हमारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। तो हम क्या नेचर ऑफ एंटिटी है, क्या एक्सेप्शन है उसमें, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। तो उसमें जैसे हमारा होता है एनालिटिकल प्रोसेस हमने किया या सब्सटेंशियल किया, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स है जो हमने यूज़ किया, वो सबका हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा 8th पॉइंट सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले, कौन से उसमें से सिग्निफिकेंट थे, कौन से ऐसे हैं जो हमने अवॉइड कर सकते थे तो हमने वो कर दिया, माइनर कौन से थे, मेजर कौन से थे जिससे हमें ये लगे कि फ्रॉड या एरर का कहीं पे स्कोप है, तो वो सब हम डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड 9th एंड द लास्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, क्या क्या टूल्स यूज़ किए, उस सबका हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होंगी। तो जिसमें जो है हमारा क्या क्या होगा, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, क्या स्कोप है, क्या काम कर रहे हैं, कौन से रूल्स वहाँ फॉलो हो रहे हैं, और कौन सा क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या हमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिला, क्या हमें एविडेंसेस मिले, वो सबका हम एक समरी बना के एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। ये हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम अगर हमें आगे जाके कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कहीं पे ये दिखाना पड़ सकता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट हमको मना कर दे रही है और हमें वो लास्ट में जाके काम नहीं करने दे रही है हमारे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रॉड और एरर है और जो वो छुपाना चाहते हैं। तब हम इसका यूज़ करके हम ये बताएंगे कि हमने अपने पार्ट पे क्या किया बट मैनेजमेंट अपने पार्ट पे गलत है, तो हम इनोसेंट प्रूफ करने के लिए हम ये सब एक बनाते हैं। दूसरा यूज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ये हो जाता है कि जब हम नेक्स्ट ईयर ऑडिट करने अगर सेम एंटिटी में जाएंगे तो हम प्रीवियस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेके हम उन एरियाज पे फोकस करेंगे जो हमें लास्ट टाइम ज़्यादा जो एरियाज हमें ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के लिए प्रोन लगे थे, तो उस सब के लिए हमारा ये बनेगा।
तो गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट डॉक्यूमेंटेशन। तो वो आप ये 9 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से, बहुत जनरल हैं, तो ये आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। So moving forward to the third main point of this standard is specific documentation requirements। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कब कब ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन बनाना, क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा होगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन। तो जैसे हमें कोई भी एरिया मिला जिसमें हमें मिस स्टेटमेंट या एरर का फ्रॉड का स्कोप हमें दिख रहा है, तो हम TCWG से या मैनेजमेंट से जब डिस्कस करने जाते हैं, जहाँ पे हम अपना 265 लगाते हैं, ऐसे 265 जहाँ पे हम लगाते हैं कम्युनिकेटिंग विद TCWG। तो जब हम वो सब डिस्कस, जो भी टॉपिक पे हम डिस्कस करने गए हैं, तो वो हम अपना मैटर डॉक्यूमेंट करेंगे, हमने क्या डिस्कस किया, हमने किससे डिस्कस किया और क्या कंक्लूजन हमें मिला, ये सब का हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट हम इसमें ये एग्जाम्पल देंगे अपना डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैंडर्ड। तो अगर एंटिटी या हम किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजनिंग हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि हमने क्यों नहीं किया और क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हमने फिर उसकी जगह पे किया, तो वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो हम इस जब कोई मैटर हमको ऐसा हुआ जो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद हमको मिला, तो उसको भी फिर हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि क्या हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे उसके लिए और क्या हमारी रिपोर्ट पे उससे इफेक्ट आता है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट हुआ एंड क्या हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ये हम उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इसमें ये 3 हमने एग्जाम्पल दे लिए कि और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन जो हम TCWG से डिस्कस करने जाएंगे, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट थर्ड हमारा हो गया कि अगर हमें कोई भी आइटम ऐसा मिला जो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद मिला, तो हम क्या उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेन पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर्स एंड थर्ड पार्टीज। तो दिस इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर्स एंड थर्ड पार्टीज की हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो बेसिकली ऑडिटर का वर्किंग पेपर होता है कि उसने क्या क्या एंटिटी में जाके परफॉर्म किया ऑडिट में, तो वो उसका एक वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये हम किसी को दिखा सकते हैं या नहीं, टू थर्ड पार्टी और टू एनी रेगुलेटर्स। तो इसका एक्सेस हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे और किसको कब देंगे। तो इसके अंदर ये है, इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक ये ऐसे 200 से रिलेटेड है। ऐसे 200 क्या था हमारा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज चेक दैट आउट, प्रमोशन। ओके, कंटिन्यूइंग। ऐसे 200 जो है, इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो हम क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के, ये हमने ऐसे 200 में पढ़ा था। तो इसमें यह है कि ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट मेंटेन करनी चाहिए, कि जो भी हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं, एंटिटी का काम कर रहे हैं, वो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है फॉर द सेक ऑफ एंटिटी। ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऐसे 200 में हम कवर करते हैं। तो उसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये किसी को नहीं दिखाना है हमारे वर्किंग पेपर्स क्या हैं। नेक्स्ट एक और आएगा इसमें कि क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949, इसके सारे 2 शेड्यूल होते हैं और उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, वो सब हम आगे जाके कवर करेंगे। अभी बस इतने की ही जरूरत है कि क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ CA एक्ट 1949 के हिसाब से CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी person other than his client without the consent of his client or otherwise than as required by law for the time being in force। तो इसको मैं बस छोटा सा आपको समराइज कर देती हूँ, बिकॉज डिटेल में हम इसको आगे जाके कहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये क्लॉज जो है ये डिफाइन करता है कि हमें किसी से भी हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए, डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है और जिसके लिए हमको पिनलाइज भी किया जाता है ऑडिटर को। इसके लिए हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, या क्या क्या हमारे को पिनलाइज किया जाता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल
रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब अगर सपोज कि ये हम हमारा जो एंटिटी है उसका केस स्क्रूटनी में है सपोज, तो जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उसके, तब अगर रिक्वायरमेंट है लॉ की, कोर्ट की, कि हमें अपना वर्किंग पेपर वहाँ पर दिखाना है कि हमने क्या परफॉर्म किया था और कैसे परफॉर्म किया था, क्या हमें मिस स्टेटमेंट मिला था, फिर हमने क्या उसके कंक्लूजन्स लिए थे, क्या एविडेंसेस मिले थे, तो वो हमें दिखाना पड़ सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर क्लाइंट ने ही हमको कहा है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को ये दिखा सकते हैं, तभी हम वर्किंग पेपर्स जो हैं अपने दिखाएंगे किसी को, अदरवाइज हम नहीं दिखाएंगे। तो एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स के हमारे दो मेजर थिंग्स हैं। एक एसेट 200 जो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी का बताता है कि हमें कॉन्फिडेंशियल हमारे क्लाइंट की सारी डिटेल को रखना चाहिए, बट अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ हम उसको दिखा सकते हैं। और सेकेंडली, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट 1949 में भी ये लिखा है कि हमें अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं किसी से शेयर करनी है अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट से हमें कंसेंट मिल गया है या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज प्रिंसिपल ऑडिटर्स राइट टू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर। जैसे हमारे कोई एंटिटी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है और उसके जो ब्रांचेज हैं उनके ब्रांच ऑडिटर होते हैं। तो ब्रांच ऑडिटर की क्या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो अपने प्रिंसिपल ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन दे, या प्रिंसिपल ऑडिटर की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रांच ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करे? तो ये भी थोड़ा सा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, बिकॉज ये एक बार मई 18 में आ चुका है। तो अगर हम इसमें लाइक नॉर्मली सोचें कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ब्रांच ऑडिटर का हमें दिखाने का ज़रूरत है, तो नहीं होता है, बेसिकली नहीं होता है। हम जब स्टैंडर्ड आगे 600 की सीरीज में जाएंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि हमें सामने वाले पे भी ट्रस्ट करना होता है। इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, एक्सपर्ट, सामने वाले पे हम ट्रस्ट करते हैं कि उसने जो काम दिया है वो सही दिया है, एंड उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ नहीं बनती है। तो इसीलिए ब्रांच ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपना काम जो है, अपने वर्किंग पेपर्स, अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिंसिपल ऑडिटर को रिव्यू करने के लिए दे। तो इसमें अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, अगर लॉ ने ऐसा कुछ कहा है तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर हैव नो राइट टू एक्सेस वर्किंग पेपर ऑफ ब्रांच ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के पास कोई राइट इसका नहीं है कि वो ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करे अनलेस एंड अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशंस। तो गाइज इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं, बस हमारा स्टैंडर्ड हो गया है। बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप आपको ये समझ भी आया हो। तो जल्दी से अब इसको एक बार मैं आपको छोटा सा उसमें बता देती हूँ कि हमने 5 पॉइंट क्या क्या पढ़े। मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड जो ऑडिटर बनाता है एंटिटी में जाके, जब वो ऑडिट कर रहा होता है कि उसने क्या, उसको एविडेंसेस मिले, क्या उसने कंक्लूड किया, क्या क्या उसको मिला, और सबको वो डॉक्यूमेंट करेगा। नेक्स्ट था फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें हमने 9 पॉइंट्स पढ़े थे कि नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, क्या एविडेंसेस उसको मिले, क्या उसका एक्सेप्शन था, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको मिला, और नेक्स्ट की क्या लॉ एंड रेगुलेशंस वहाँ एंटिटी में फॉलो हो रहे हैं। ये सब हम देखेंगे कि, और उसके हिसाब से हम अपना बनाएंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या फॉर्मेट हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉइंट इसमें था हमारा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। हमें कब कब स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन करने की। इसके अंदर हमने 3 बातें पढ़ी थी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन, जब हम TCWG के पास कोई मैटर लेके जाएंगे तो हम जो भी उनसे डिस्कस करेंगे, जो भी कंक्लूड करेंगे, जो भी एविडेंसेस हमें मिलेंगे, जिससे हम डिस्कस करेंगे, वो सब हम पेन डाउन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन उसका बनाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर ऑफ एनी रेलिवेंट स्टैंडर्ड। अगर हमने ऐसा किया है तो वो हम करेंगे कि हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हमने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, और उसके बदले हमने क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो किए। नेक्स्ट हमारा था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बाद हमको कोई मैटर मिलता है तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि हमने क्या परफॉर्म किया ऑडिट प्रोसीजर्स, और उससे क्या अफेक्ट होता है हमारी रिपोर्ट पे। फिर हमने 4th पॉइंट पढ़ा इसमें एक्सेस ऑफ वर्किंग पेपर्स टू एनी थर्ड पार्टी और रेगुलेटर्स। तो इसके अंदर हमने 2 चीज़ों को कवर किया था। एक ऐसे 200 जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज आता है कि हमें अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट 1949 में भी ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो है विल बी गिल्टी अगर उसने अपनी
क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ डिस्कस की है अनलेस एंड अनटिल कंसेंट गिवन बाय द क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशंस। फिर हमने 5th पॉइंट इसमें ये पढ़ा, प्रिंसिपल ऑडिटर राइट टू रिव्यू द वर्किंग पेपर ऑफ ब्रांच ऑडिटर। तो नो, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है जो जबकि वो ब्रांच ऑडिटर का काम को रिव्यू करे अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो इस एक टर्म को बस हमें याद करना है, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन हमें अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दूसरा, अनलेस एंड अनटिल कंसेंट हमें क्लाइंट ने दिया है टू शेयर समथिंग सम इंफॉर्मेशन विद समबडी, तब तक हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सो गाइज, दैट इज ऑल फॉर दिस स्टैंडर्ड। आई होप आपको ईजी लगा हो, आपको समझ में आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप बटन को क्लिक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हिट दैट बेल बटन ऑल्सो सो दैट कि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको वो पता चल जाए। एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए किसी और वीडियो में किसी और दिन आपसे मिलेंगे किसी और स्टैंडर्ड के साथ। टिल देन, बाय बाय।